गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही होगी पीछे से, लेकिन थोड़ा घर के पास थोड़ा काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ साउंड आपको आएगी। मोटिवेशन जो है वो जीवन के हर कार्य क्षेत्र में अभिप्रेरणा का प्रमुख हाथ होता है। मोटिवेशन का जो भी हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये जो मोटिवेशन है हमारे जीवन में सफलता तथा प्राप्ति, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मोटिवेशन पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, एक टीचर का जो कर्तव्य होता है विद्यार्थी के लिए कि उसको कोई भी कार्य करते टाइम हर वक्त मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि उसकी रुचि जो उसकी रुचि है उसमें विकास हो और उसकी जो अभिप्रेरणा है वो और अधिक बढ़ सके। ठीक है बेटा। मोटिवेशन, अ ग्रेट मैन इज़ वन हु कैन मेक अ स्मॉल मैन फील ग्रेट एंड परफॉर्म ग्रेट। अगर एक महान व्यक्ति की बात करें, ये वह होता है जो एक छोटे आदमी को महान महसूस करवाता है। ठीक है, और महान प्रदर्शन कर सकता है। कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं बड़े होकर और छोटों की, तो वो व्यक्ति एक छोटे आदमी को महान महसूस करवा सकता है। और ये महान प्रदर्शन उस व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि वो उसको मोटिवेट कर रहा होता है, उसको सही राह दिखा रहा होता है और उसको सही रास्ते पर यानी कि उसकी प्रगति की ओर उसको ले जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो शब्द है वो मोअवर से बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना यानी कि टू मूव। यह एक शक्ति है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करते रहने के लिए उसकी लगन और उत्साह उसमें पैदा करती है। ठीक है बेटा। मनुष्य जो है वो हर व्यवहार में किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर पैदा होता है। ठीक है, वह जो कुछ भी करता है अपनी किसी भी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। अपने जो उसके कार्य करने की आवश्यकता होती है उसमें कोई ना कोई उसका उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा पूर्ति का वह क्रम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्राप्ति को मजबूत बना सकता है। ठीक है, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, किसी भी व्यक्ति यानी कि वस्तु को करने के लिए संतुष्टि प्राप्त करने की शक्ति को अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगर तो हम कोई कार्य करते हैं, अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं और हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने ये वाला काम जो है बहुत अच्छे से किया है, हमें उस चीज़ में संतुष्टि मिल जाती है, तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है बेटा। वैसे तो संतुष्टि मिलती नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि अगर हम एक चीज़ ले आते हैं घर में, तो अगर वो हमें बहुत अच्छी लगती है तो हमारे अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं अगर ये होती तो और अच्छा होता। ठीक है, और किसी भी कार्य को सीखने के लिए तथा क्रिया के लिए अभिप्रेरणा का होना एक आधार होता है। कि हमें कोई भी कार्य जो भी करते हैं हम, उसमें अभिप्रेरणा का आधार जरूर होता है। अब शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा शब्द विद्यार्थियों को सिखाने और उनमें रुचि पैदा करने के लिए, उनमें रुचि पैदा करने के लिए और उत्साह पैदा करने के लिए उनको उनके जो डिक्शनरी में अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा का जो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। अगर हम वुडवर्ड की बात करें, जो मोटिवेशन है वह व्यक्ति को एक दिशा का वह समूह होता है जो किसी निश्चित की पूर्ति के लिए नीचे व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, क्रो का कहना है कि अगर अभिप्रेरणा से अभिप्राय सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है। कि अगर हमने उस चीज़ को सीखा है, पहले तो उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तब हम सीखते हैं ना उस चीज़ को। अगर हमने उस चीज़ को सीखा है, सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, और यह सीखने का एक आधार होता है, मोटिवेट होता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अगर हम आर्ट की बात करते हैं, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको अगर हम मोटिवेट करेंगे तो आप उस कार्य को आगे बढ़ाओगे और उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटा।
अभिप्रेरणा जो है वो प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये हमारे आंतरिक व्यवहार में भी आती है और बाहरी व्यवहार में भी आती है। ठीक है, ये हम आगे करेंगे। नेक्स्ट जो है इसके हैं करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक तथा आंतरिक जो प्रक्रिया है वो इंटरनल प्रोसेस है। ये व्यक्ति के अंदर से आती है, करने की जो शक्ति होती है। अगर मान लो कि अगर आपको किसी चीज़ में रुचि है, वो आपको आपके इंटरेस्ट को बढ़ाती है। ठीक है, और इंटरेस्ट को बढ़ाती है। अगर आप वो कार्य अच्छा करोगे तो आपको उसमें मोटिवेशन मिलता है, आपको भी प्रेरणा मिलती है कि उस कार्य के द्वारा अगर मैंने अब अच्छा किया तो मैं इससे आगे भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इससे नेक्स्ट जो है वो है नीड यानी आवश्यकता। आंतरिक प्रक्रिया का जो आरंभ है वो किसी आवश्यकता तथा मोटिव द्वारा ही होता है। कोई भी कार्य करने का जो शुरुआत होती है, अगर उसमें हमें उसकी नीड और मोटिवेशन मिल जाए तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होता है। एक्टिविटी की बात करें तो आंतरिक प्रक्रिया किसी भी क्रिया की कोई और निर्देशित करती है कि अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो आगे निर्देशित की ओर प्रदर्शित करता है। अगर उत्सुकता की बात करें, जब व्यक्ति में अभिप्रेरित होता है तो उसमें उत्सुकता होती है, उसमें कार्य करने, अगर उसमें मोटिवेशन अभिप्रेरित होगा तो उसमें उसमें उसको कार्य करने की उत्सुकता होगी और इसका अर्थ ये होगा कि वो कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसको कभी भी उस कार्य को करने के लिए आनाकानी करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उस कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगर निरंतरता की बात करें, जो निरंतरता है वो अभिप्रेरणा में कार्य को जारी रखती है। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन में जो कार्य को जारी रखती है ये निरंतर रूप से चलती रहती है। अगर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा ना तो बेटा उसमें अगर हम 12 घंटे भी काम करते हैं, 8 घंटे भी काम करते हैं तो हमें उसमें थकावट नहीं महसूस करते, क्योंकि वो हम इंटरेस्ट से कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट से करें उसमें रुचि पैदा होगी और हमारा जो कार्य वो निरंतर चलता रहेगा, उत्सुकता मिलेगी हमें। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होगा, मनुष्य की जो वैसे तो आवश्यकता है वो असीमित होती है। एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को पाने की हमारी जो इच्छा है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट है जो शक्ति का संचालन कैसे होता है। जब छात्र अभिप्रेरित होता है तो उसकी शक्ति का संचालन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो आवश्यकता शक्ति उसके अंदर पैदा होती है। आवश्यकता पैदा होगी, अगर उसको अभिप्रेरित किया जाएगा, अगर उसको अभिप्रेरित किया जाएगा तो उसके अंदर कहीं से पावर आ जाएगी, तो वो उस थकावट नहीं महसूस करेगा, चाहे उसने 4 घंटे काम किया हो, चाहे उसने 6 घंटे काम किया हो। लेकिन जो उसने काम किया उसको उसके काम की मोटिवेशन मिल गया उसको, तो उसको उसके अंदर और शक्ति का संचार हो गया और वो आगे भी 4 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, शक्ति की वजह से वह बड़े बड़े कार्य बड़ी लगन से आराम से कर सकता है और बिना किसी थकान को अनुभव किए हुए। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन अप्लाई देम ऑफ योर लाइफ। अब जो हम ये टाइप्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे जीवन में अभी रुचि और विकास को पैदा करेगा। हमारा जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, ये 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, प्राकृतिक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। ठीक है, प्राकृतिक अगर प्रेरक की हम बात करें, प्राकृतिक प्रेरक वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर आंतरिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, जब मनुष्य अपने आप किसी वस्तु को सीखना चाहता है तो ऐसी जो प्रेरणा होती है वो आंतरिक यानी प्रेरक होती है। वह जो आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति है, अगर उसे अभिप्रेरक का अनुभव होने से संतुष्टि मिलती है तो वह किसी भी कार्य को स्वयं कर सकता है बिना किसी हेल्प के।
अगर तो उसको पता है कि उसने जो कार्य किया है, उसका जो अनुभव है वो बिल्कुल उसने ठीक किया, उसको उस कार्य करने में संतुष्टि मिल गई है, तो वो बिना किसी हेल्प के उस कार्य को आराम से कर लेगा। अगर चित्रकारी की बात करें, अगर उसको पता है कि मैंने ये चीज़ ऐसे बनानी है, इस कार्य को हमने ऐसे ही करना है। हम खाने की बात करते हैं, अगर हमें जो चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो वो हम संतुष्ट हैं कि हाँ वो बहुत चीज़ जो मुझसे बहुत अच्छी बनेगी, तो वो हम बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं। अब यदि अध्यापक जो है वो बच्चे को यह अभी प्रेरणा दे सके कि सीखने से स्वयं को संतुष्टि मिलती है, ठीक है, सीखने से स्वयं को संतुष्टि मिलती है, तो वो बच्चा होगा वो सीखने की एक बहुत बढ़िया ढंग का प्रयोग कर रहा होता है। उसे फिर भूख प्यास सुरक्षा आदि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक अभिप्रेरक रूप में आती हैं, ठीक है। और जो अगर हम कृत्रिम प्रेरक की बात करें, इसमें जो आएंगी वो बाहरी आवश्यकताओं से संबंधित होंगी, ठीक है बेटा। अब बाहरी जो ये कृत्रिम प्रेरक है वो बाहरी चीज़ों से संबंधित होती है। अगर हम अन्य विद्वानों के प्रेरकों का वर्गीकरण करें, बाहरी बनावट की पहले बात कर लेते हैं। मनुष्य उस वस्तु के लिए अगर हम बाहरी अभिप्रेरणा का अर्थ माने तो मनुष्य उस वस्तु के लिए नहीं है, उसके द्वारा कुछ भी उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। अगर वो किसी वस्तु के लिए उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है और उससे कुछ विषय में अपनी जीविका कमाने के लिए सीखते हैं, जैसे कोई भी कार्य है, अब हम चित्रकारी की बात करें, अगर बच्चा सीख रहा है उस कार्य को वो बहुत अच्छे से, तो वो बाहरी क्रिया इसलिए होगी क्योंकि वो उसके द्वारा अपनी जीविका कमा सकता है, अपने घर में उस यानी कि कमाई का साधन बना सकता है। और ये इस अभिप्रेरणा में आनंद का स्रोत कार्य से निहित नहीं होता है, कि इसमें कोई भी व्यक्ति प्रशंसा प्राप्ति के लिए, पुरस्कार प्राप्ति के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी कार्य कर सकता है। अगर हमारा वो कार्य बहुत अच्छा है तो हम कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकते हैं, प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कुछ और भी एग्जीबिशन वगैरह में, ताकि वो अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने ला सके, निखार सके, ठीक है, चाहे वो पुरस्कार के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। अब सीखने के क्षेत्र में अंतर्निहित अभिप्रेरणा जो है उसमें जो परिणाम निकलता है वो ये है कि अध्यापक को उचित प्रकार से अभिप्रेरणा का चुनाव करना चाहिए और बालक सीखने की प्रक्रिया में रुचि ले सके, ठीक है। अध्यापक को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, ताकि जो बच्चे के अंदर सीखने की जो क्रिया है वो और अधिक, यानी कि उनके अंदर सीखने की प्रक्रिया जो क्रिया है वो बहुत अधिक जागृत हो सके और वो उस चीज़ को अच्छी से सीख सके। अब अन्य विद्वानों ने प्रेरकों ने वर्गीकरण किया है, वो इस प्रकार किया है, वो जो जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है, इसमें भी ये भी दो तरह के आते हैं। ये वुडवर्थ ने कुछ 3 प्रकार के बोले थे, शारीरिक आवश्यकताएं, आकस्मिक प्रेरक और पदार्थ संबंधी प्रेरक बोले थे। लेकिन कुछ जो अन्य विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया है, जिनमें से हमने लिया है एक जन्मजात प्रेरक। अब ये जन्मजात प्रेरक होता है वह भूख प्यास काम नींद प्रेम क्रोध और मल मूत्र त्याग की उसमें बात करते हैं। जो भूख प्यास की अगर हम बात करें तो इसमें जो व्यक्ति है, भूख सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक माना गया है एक आदमी का। यह जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। जब भूख लगती है तो मनुष्य भोजन ढूंढने का प्रयत्न करता है, ठीक है। भूख लगना सबसे बड़ा प्रेरक माना गया है, जन्मजात प्रेरक टाइप, ठीक है। और इसमें भोजन मिल जाने पर वो जो भूख होती है कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाती है, लेकिन फिर निश्चित समय पर यह दोबारा प्रकट हो जाती है, ठीक है। इसमें यानी कि जो ये प्रेरक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि अगर जब हमें भूख लगती है तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो क्या है, नीड क्या है, भूख को मिटाना है, ठीक है। जब भूख लगती है तो मनुष्य अपने भोजन को ढूंढने का प्रयत्न करता है। जब उसको वो भोजन मिल जाता है, उसकी जो भूख वो उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे समय पर फिर दोबारा शुरू हो जाती है। अब प्यास की बात करें, वैसे ही शरीर का एक बड़ा भाग जल द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। और शरीर में जो पानी है वो फेफड़ों से, श्वास से, पेशाब और पसीने द्वारा बाहर हमारे निकलता है, ठीक है। और शरीर में इसकी कमी हो जाने पर प्यास लगती, ठीक है। अब ये भी एक आवश्यकता का प्रेरक है। अगर हमें वो चीज़ मिल जाए
पानी मिल जाए तो वो हमारे को संतुष्टि प्राप्त करवाता है और हमें वो निश्चित समय पर वो अपना कार्य फिर से शुरू कर देता है। अब हम काम और सेक्स की बात करें, जो हर जीव में अपनी जाति की वृद्धि करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सभी चाहे ये जो एनिमल्स हैं वो चाहे ह्यूमंस बीइंग है, इनके अंदर अपनी जाति को बढ़ाने की वृद्धि के लिए, ठीक है। और इसके लिए प्रकृति द्वारा इसमें काम क्रिया का प्रबंध किया जाता है, यानी कि सेक्स एक्टिविटी की जाती है। मनुष्य और जो पशु होते हैं अपनी संतुष्टि के लिए इस कार्य को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नींद, स्लीप की बात करें तो जीवन में हमारा जो कार्य करने का कोश होते हैं उनको हानि होती है, जो सेल्स होते हैं, ठीक है। और शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जिससे व्यक्ति को थकान महसूस होती है। अब नींद तो सबको आती है ना, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा दिन हो जिसमें हमें नींद ना आती हो। जब हमें थकान महसूस होती है, कहीं भी हम अगर बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। और जो ये थकान होने पर व्यक्ति विश्राम की आवश्यकता का अनुभव करता है और नींद का प्रेरक उस विश्राम करने और सोने को प्रेरणा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम। अब ये भी एक मानसिक आवश्यकता है एक व्यक्ति की, ये अंदर जन्मजात है, ठीक है। ये हर व्यक्ति को प्रेम करने की आवश्यकता अनुभव होता है। अब ये प्रेम कैसा हो, छोटों को बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, यानी कि शरीर में मन में जो एक तनाव, ऐसी स्थिति में उसके शरीर के और मन में एक तनाव महसूस उत्पन्न होता है। जो छोटे या बड़े किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार के उपरांत इसको शांत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोध। जो क्रोध है ये भी एक तरह का प्रेरक है, व्यक्ति में जन्म से ही होता है, ठीक है ना। देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है ये बड़ों के अंदर ही होता है, ये जन्मजात होता है। छोटे बच्चों के अंदर भी होता है, बड़ों के बीच में भी होता है। जब उसकी इच्छा या कार्यों में कोई बाधा पहुंचती है, यानी कोई बाधा आती है, कोई वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है या उस बाधा के प्रति उसे क्रोध उत्पन्न होता है। और ये प्रेरक जो होता है मनुष्य की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा देता है और उसकी बाधाओं को दूर हो जाने पर ये जो चीज़ होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है ना। अब छोटे बच्चे की बात कर रहे थे हम, तो अगर उसको वो चीज़ ना दी जाए तो वो गुस्सा करता है, रोता है, चिल्लाता है। अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर में देखना कि वो अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, ठीक है। ये भी प्रेरक में आते हैं और ये जन्मजात प्रेरक का ही एक रूप है। नेक्स्ट है मल मूत्र त्याग की अगर हम बात करें तो शरीर के अंगों की जो आंतरिक क्रियाओं के कारण शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो शरीर में निकलने की व्यवस्था भी हमारे शरीर में ही होती है। और जो कुछ पदार्थ अपने आप निकल जाते हैं, जैसे श्वास द्वारा, पसीने द्वारा या मल पदार्थ के द्वारा, ये व्यक्ति में विशेष प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होती है, ठीक है बेटा। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ये चीज़ें बनती है ना, तो ये भी एक क्रियाओं का विषय, ये व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उसके बाद उसको ये भी जो है वो जन्मजात प्रेरक हैं। भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध, मल मूत्र त्याग ये व्यक्ति के अंदर शुरू से ही होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अर्जित प्रेरक। अब अर्जित प्रेरक की बात करें तो अर्जित प्रेरक के अंदर मनुष्य के व्यवहार के वे चालक शामिल होते हैं जिन्हें वह जीवन काल में सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि पहले वो घर में रहता है तो बच्चा वो घर में सीखता है, फिर जैसे जैसे वो समाज में आता है अपने जीवन काल में बोलते हैं ना जो ओल्ड एज होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है बेटा आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या मेरा एक्सपीरियंस ये जाता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बनती है या ऐसा होने से, यानी कि जो एक्सपीरियंस है जो जीवन काल से ही इंसान सीखता है। और इन्हें शिक्षा द्वारा वातावरण के संपर्क में व्यक्ति अर्जित प्राप्त करता है, ठीक है। इस चीज़ को वो वातावरण के संपर्क में रहकर प्राप्त करता है। इन्हें सीखे हुए प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हें अगर हम बात करें तो इन्हें दो रूपों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, ठीक है। व्यक्तिगत की बात करें तो ये एक लाइफ गोल होता है, जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य और लक्ष्य जरूर होता है।
ठीक है। चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे कोई अध्यापक बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, साहित्यक बनना चाहता है। ये सारे जो लाइफ गोल, जीवन का लक्ष्य हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और वो आधार उस चीज़ को मान लेता है। और व्यक्ति के जीवन की जो क्रियाएं हैं, व्यवहार इन्हीं लक्ष्यों पर निर्धारित होती है। ठीक है। अगर हमने ये मोटिव बना लिया है कि हमने टीचर बनना है, तो हमें उस चीज़ को इतना अधिक अपने अंदर निखार लेते हैं और हम अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। और इन्हीं लक्ष्यों को अपनाने में जो भावनाओं में अंतर होता है, वो चाहे वो कोई नेता हो, बनकर जनता की सेवा करना चाहता हो, या वो पैसे कमाने के लिए नेता बनना चाहता हो, या वो डॉक्टर बनना चाहता हो, या इंजीनियर बनना चाहता हो, ये सब उसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं के प्रभाव भी व्यक्ति के व्यवहार पर, आंतरिक व्यवहार पर पड़ते हैं। नेक्स्ट जो है आकांक्षा स्तर। अब उसका आकांक्षा, जीवन में अगर हम आकांक्षा स्तर की बात करें तो जीवन में किसी भी स्तर पर अपने आप को पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो अभिलाषा व्यक्ति के मन में होती है वही आकांक्षा स्तर कहलाती है। ठीक है। अपनी जो लाइफ है उसमें अपने आप को एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाने के लिए उसके अंदर जो अभिलाषा होती है उसे आकांक्षा स्तर कहते हैं। ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना, बड़े बड़े कार्यों को करना, वो आकांक्षा स्तर उसके अंदर ज़बरदस्त प्रेरणा पैदा करती है। अगर एक व्यक्ति जो बहुत टाइम से फेलियर हो रहा है, बट अगर उसको एक ऐसी उसके अंदर आकांक्षा पैदा हो जाए कि मैंने ये कार्य करना ही करना है, तो वो कार्य वो दिन रात मेहनत करके उसके अंदर जो आकांक्षा स्तर बढ़ जाएगा, तो उसमें जो ज़बरदस्त जो प्रेरणा पैदा होगी वो उसको एक गोल तक उसको पहुंच जाएगी। अगर एक विद्यार्थी की बात करें तो अगर वो आईएएस ऑफिसर बनने की जो आकांक्षा रखता है तो वो उसके जो सारे प्रयास है उस पर लगा देता है, दिन रात मेहनत करके, कुछ भी करके वो उस चीज़ को उसको प्राप्त कर ही लेता है। नेक्स्ट है आदत की विवशता। अगर हम हैबिट की बात करें तो कुछ कार्य यदि नियमित रूप से लगातार किए जाए, ठीक है, तो आप वो आदतों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर नियमित रूप से अगर हम मान लें कि अगर हमने एक टाइम टेबल ही फॉलो करना है, जैसे कि आजकल का टाइम है, लॉकडाउन है, हमें एक टाइम मैनेजमेंट करनी है कि अगर घर का भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, यानी कि हर एक चीज़ अगर हम उस आदत को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपनाएंगे तो वो धीरे धीरे जो आदत है वो आदत एक ऐसा रूप धारण कर लेती है, वो एक बलवान प्रेरक की तरह के रूप में सामने आती है। आदत जन्म व्यवहार को दोहराने के लिए व्यक्ति को बाध्य करती है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने की आदत है तो पहले सुबह उठते ही पहले स्नान करेगा। ठीक है। स्नान करने के बाद अगर उसको हैबिट होती है ना सुबह उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, या फिर किन बच्चों को अगर आदत है कि सुबह उठकर खाना ही है तो उसकी जो ये आदत है वो वैसी ही रहती है। और जो निश्चित समय पर आदत द्वारा उससे स्नान करने की जो प्रेरणा उसको मिलती है और वो स्नान गृह पर अपने आप ही पहुंच जाएगा। अगर उसको सुबह उठते खाना चाहिए तो वो अपने आप किचन में पहुंच ही जाएगा। ठीक है बेटा, ये आदत की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट मनोवृत्तियों की बात की जाए, एटीट्यूड्स की बात की जाए, जो हर एक व्यक्ति है वो वातावरण के तत्व के प्रति कोई ना कोई धारणा बना लेता है, और जो ये धारणा होती है वो अनुकूल प्रतिकूल 2 रूपों में होती है। ठीक है। इसी को मनोवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर एक व्यक्ति को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है, ठीक है, कि जहाँ पे कई जातियाँ होती हैं उसमें वह ब्राह्मण वर्ग को लोगों को अधिक महत्व देता है, जैसे कि लोग करते हैं ना जात का भेदभाव, जो शेड्यूल कास्ट वालों से या किसी और से। तो ये एक युवक अगर मान लो कि अगर किसी एक्टर का अभिनय करना अधिक पसंद करता है तो वह उसकी प्रशंसा करेगा और उसकी सभी फिल्में देखने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम मान लो कि मेरा फेवरेट एक्टर या फेवरेट हीरोइन
जैसे मान लो करिश्मा कपूर या ऐश्वर्या राय है, तो हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, हम उनकी हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे, उनके चाहे इंटरव्यूज़ हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे रहना सहना हो, खाना पीना हो, कैसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं, आपने देखा होगा टीवीज़ पे भी ऐसा दिखाते हैं। तो ये जो होती हैं, ये एटीट्यूड होता है, ये मनोवृत्तियाँ होती हैं जो वातावरण के तत्वों के प्रति कोई ना कोई धारणा बना ही लेती है, ठीक है। और अगर हम इसमें नेक्स्ट जो सॉरी मनोवृत्तियों की बात कर रहे थे, ये तो थे हमारे व्यक्तिगत प्रेरक, यानी कि जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, आदत की व्यवस्था और मनोवृत्तियाँ। जो हमारा दूसरा है अर्जित प्रेरक के, जो नेक्स्ट टाइप है वो है सामाजिक अर्जित प्रेरक। हर व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, ठीक है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। उसका जो व्यवहार है कुछ ऐसे प्रेरकों से प्रभावित होता है जिनका स्रोत समाज में होता है, और ऐसे जो प्रेरक होते हैं वो सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। इसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है सामूहिकता, यानी कि ग्रुप फीलिंग की बात करें, ये एक ऐसी भावना है जो हर एक सामाजिक प्राणी में पाई जाती है, ठीक है। अब मनुष्य जो है अगर बालक परम से ही बहुत अधिक आकर्षित होता है, वह अपने हर कार्य को दूसरे का मुंह देखता है, ठीक है, डिपेंडेड होना, कि वो अगर देखेगा कि अगर वो आएगा मुझे पानी देगा या मुझे वो खाना देगा, वो डिपेंडेड की बात होती है। तो अपने हर कार्य के लिए दूसरे का मुंह देखता है, तो इसके बाद वह कुछ बड़ा होकर संगी साथियों के साथ रहता है, ठीक है, वो ग्रुप फीलिंग रखता है। और जो उसकी जो सामाजिक जो सामूहिकता है कि ये भावना है, उसे सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है, ठीक है बेटा। और जो ये भावना है उसे सामाजिक व्यवहार का प्रेरक मानते हैं। और व्यक्ति की जो अंदर की ये भावना होती है वो सामाजिक संबंध स्थापित करती है और ये तरह तरह के सामाजिक कार्य उनसे करवाती है। नेक्स्ट है आत्म गौरव है बेटा, यहाँ थोड़े गौरव के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, गौरव कर लेना यहाँ पे। आत्म गौरव सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी। जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है और अन्य व्यक्तियों के बीच में रहता है, ठीक है ना। छोटे बच्चे की बात करें, घर से निकला स्कूल में अब जब आया तो वो वहाँ घर में 4 बंदों के बीच में था, और बाहर उसको इतने सारे लोग मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। जब वो समाज के संपर्क में आता है तो अन्य व्यक्तियों के बीच में रहता है और उनसे जो आदर पाने की भावना उसमें आ जाती है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट करना, उस दिन जैसे कि हम अगर स्कूल में है तो मैम को गुड मॉर्निंग करना, दूसरे बच्चों से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और उनकी रिस्पेक्ट करना, ये जो भावना एक सामाजिक प्रेरक होती है और ये समाज में ही एक यह कार्य करती है। और जो ये भावना व्यक्ति में ऐसी बहुत सी क्रियाएं करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है जिससे उनको समाज में सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं बेटा, अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, तो आगे से भी आगे बेटा तो बहुत ही अच्छा बच्चा, आप 4 लोगों में जाके वो आगे भी बात करते हैं कि हाँ जी हम उनके जो बच्चे हैं या कोई और है वो बहुत रिस्पेक्टेड है, या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की भी। तो इससे क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। और जब उसके सम्मान को अगर कोई चोट पहुंचाती है, यानी कि उसके अगर सम्मान को कोई चोट पहुंचाता है, तो जो ये भावना उसे विरोध के रूप में प्रेरित करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है प्रशंसा और निंदा। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो प्रशंसा मिलती है, अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमें निंदा मिलती है, ठीक है। और ये ही समाज में लोगों द्वारा हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। लोग निंदा करते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की, भी समाज के लोग करते हैं। अगर किसी की प्रशंसा करते हैं वो भी समाज के लोग करते हैं। प्रशंसा और निंदा मनुष्य के सामाजिक व्यवहार में बहुत कुछ प्रभावित करती है, ठीक है ना। ईगो की भावना आ जाएगी अगर निंदा करते रहेंगे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, अहम की भावना उनके अंदर आ जाएगी। और जिन कार्यों के लिए मनुष्य प्रशंसा पाता है, अगर उन्हें पुनः दोहराने का प्रयास करता है तो उन कार्यों के लिए उसे यानी कि निंदा मिलती है, ठीक है। उन्हें फिर से दोहराने का प्रयास वो नहीं करता है। मान लो कि आज हमने कोई कार्य किया, उसमें हमें प्रशंसा मिली, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर जो कार्य हमने इस बार किया और अगर अगली बार भी वो सही हो, तो नेक्स्ट बार जो मान लो कि इस बार अच्छा हुआ अगली बार नहीं अच्छा हुआ, निंदा मिली,
तो उसे वो दोबारा दोहराने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो अच्छे की तरफ जाएगा और निंदा की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो थे सामाजिक प्रेरक, यानी कि अचित प्रेरक के दो रूप हैं, जो व्यक्तिगत प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। जो व्यक्तिगत है वो जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, आदत की व्यवस्था और मनोवृत्तियों पर आधारित होते हैं। और जो सामाजिक प्रेरक है वो सामूहिकता, आत्मगौरव, प्रशंसा और निदा और आत्म समर्पण पर आधारित होते हैं। अर्जित जो प्रेरक होता है वो मैंने बताया मनुष्य के अंदर के व्यवहारों के लिए एक चालक शामिल होता है, जो वह अपने जीवन काल में सीखता है। जीवन काल ही आ गया ना ये, व्यक्तिगत प्रेरक और सामाजिक। पहले व्यक्तिगत में ऐसी ऐसी चीज़ें आई, फिर उसके बाद समाज में उनके साथ ऐसी चीज़ें आई। तो ये तो थे मोटिवेशंस के टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके इम्पोर्टेंस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।